हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सबसे पहले बात हमारे सामने आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें दो वर्ड है बेटा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री मतलब कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। So electrochemistry is the branch of chemistry in which we study about the relationship between electrical energy and chemical energy। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशनशिप कैसे कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाउ केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ये रिलेशन हम पढ़ेंगे। इसका एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आपके घरों का इन्वर्टर। जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है इन्वर्टर में। इन्वर्टर जुड़ा हुआ है किससे, बैटरी से। बैटरी में क्या भरा है, केमिकल। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में। और जब बत्ती चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तब क्या होता है, इन्वर्टर में वो देता है। कैसे देता है, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर है बैटरी में। वो केमिकल किस में चेंज हो जाती है, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर दो चीज लगी होती है, रेक्टिफायर और कन्वर्टर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है और फिर कन्वर्टर डीसी को एसी में। ठीक है, इसलिए उसको कंबाइन हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशन के बारे में कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और कैसे केमिकल। अब इसके डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, लिख लो आप लोग। अब इसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और एक आता आपका मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर, ये दोनों क्या होते हैं। सिंपली मैंने आपको एक वर्ड कहा, एक वायर है, मेटल वायर है, इसको हमने करंट दिया तो मेटल वायर है, इसमें तो करंट पास हो जाएगा। ये क्या कहलाएगी, कंडक्टर। आप सभी ने पढ़ा है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी दे वो पास कर दे, सेमीकंडक्टर जो पार्शियली करे और इंसुलेटर जो ना करे। ठीक है, तो मेटलिक वायर है, करंट दिया तो क्या करेगा, करंट को पास कर देगा। ठीक है, कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये क्या कहलाएगा, मेटलिक कंडक्टर। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमने करंट दिया है, अगर ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है तो सॉल्यूशन कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। डिफरेंस समझ में आया। सबसे पहले क्या डिफरेंस बताया मैंने, अगर कोई मेटल अपने में से करंट को पास कर रहा है तो मेटल मेटलिक कंडक्टर, और अगर कोई सॉल्यूशन अपने में से करंट को पास कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक। आगे बात समझ। अब आगे देखो इसके बारे में, बाद में नोट डाउन कर लेना, पहले एक बार समझ लो इसको। मैं प्रॉपर डेफिनेशन प्रॉपर डिफरेंस लिखूंगा। अब मेटलिक कंडक्टर में एक बात और हम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने लिया है अभी, ये पीस इंसुलेटर है। इंसुलेटर है तो क्या ये करंट को यहाँ कंडक्ट करके बाहर निकालेगा। तो ऐसा क्या होता है इंसुलेटर में जो करंट पास नहीं करता। किसी भी मेटलिक कंडक्टर में जो करंट है उसके पास होने का रीजन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और करंट और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है हमेशा अपोजिट होता है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जब इस वायर में आपने इधर से करंट दिया है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर गए, अपोजिट डायरेक्शन।
जब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं। क्लियर? तो इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है कि करंट को पास नहीं करता? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स उसके फ्लो नहीं करते, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं। ठीक है? किसी भी मेटल में करंट के फ्लो होने का रीजन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बात? अब इसकी बात करते हैं, वो क्या कंडीशन है जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट करंट को पास करे? जब भी किसी सॉल्यूशन में आप करंट दोगे तो सॉल्यूशन विल डिसोसिएट इनटू आयंस। अगर कोई सॉल्यूशन आयंस में टूट रहा है तो वो करंट को पास कर रहा है। अगर सॉल्यूशन आयंस में नहीं टूट रहा है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो वो करंट को पास नहीं कर रहा है, तब वो कहलाएगा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा? मतलब वो करंट को पास नहीं कर रहा, और करेगा तो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है? तो सेकंड डिफरेंस क्या है इसमें? द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसमें द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू डिसोसिएशन इनटू आयंस, द डिसोसिएशन ऑफ आयंस। आयंस टूटेंगे तभी करंट होगा, वरना नहीं। ठीक है? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हर कंडक्टर में, हर मेटल में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं, चार्ज ही दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसके फ्लो कर गए, बच कौन गया इसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पॉजिटिव को बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं? KERNALS, कर्नल्स। वो बेचारे क्या करेंगे? पहले वो न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, दोनों में अट्रैक्शन था, दोनों जुड़े हुए थे। अब ये भाग गया, उसको छोड़ के भाग गया। अब ये छोड़ के जब इसको भाग गया तो ये क्या करेगा? पागल हो जाएगा? नहीं होगा सचिन? ये ऐसे बॉन्ड थे दोनों के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया। अब पॉजिटिव क्या करेगा बेचारा? पागल हो जाएगा, इधर उधर टक्कर मारेगा। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए तो इसके कर्नल्स का क्या हुआ विचार होगा? वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर गए, वो अपनी जगह पे क्या करने लगे? वहीं पे ऐसे ऐसे घूमने लगे। ठीक है? समझ गए? अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं। यहां से आपने करंट दिया, यहां आपने करंट लिया, पार हो गया, तो जहां यहां इतना करंट दिया, क्या यहां भी इतना ही आएगा? नहीं आएगा। वो नहीं आएगा? रेजिस्टेंस सुना है ना? रेजिस्टेंस क्या करता है? विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो आप अगर यहाँ खड़े हो, मान लो एक वायर में आप यहाँ से करंट दे रहे हो और 20 फुट दूर जाकर उसको चेक करोगे, इस वायर में से करंट निकल रहा है, तो ये करंट और ये करंट सेम नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि कुछ करंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से होगा? रेजिस्टेंस की वजह से। और रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट था, कर्नल्स की वजह से। कर्नल्स पॉजिटिव चार्ज, करंट भी पॉजिटिव, ऐसे चल रहा है, वो ऐसे निकल रहा है, तो जो इसके रास्ते में आएगा उसको रोक दिया, बाकी तो कुछ जो करंट है वो ये वाइब्रेटिंग जो कर्नल से इन्होंने रोक दी। समझ गए? तो मेटालिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसका कारण क्या होता है? वाइब्रेटिंग कर्नल्स। द रेजिस्टेंस इन द मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू, इस वजह से वाइब्रेटिंग कर्नल्स की वजह से। अब इसकी बात करते हैं भाई, किसमें से करंट क्यों पास हो रहा था? आयंस में टूट रहा था। अब आयंस में टूटेगा, करंट दिया मैंने और मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है, लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है, उसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है और एक की लूजली बाउंड है। कौन सा जल्दी आयंस में टूटेगा? लूजली बाउंड। उसमें से इसका मतलब जल्दी आयंस में टूटेगा तो ज्यादा करंट होगा। अब यहाँ पे एक हनी ले लिया, कौन सा हनी? शहद, और एक वाटर ले लिया। वाटर और हनी में से कौन सा ज्यादा विस्कस है? विस्कस समझते हो? गाढ़ा। तो कौन सा जल्दी टूटेगा? वाटर जल्दी टूटेगा। वाटर जल्दी टूटेगा इसका मतलब ज्यादा कंडक्ट करेगा, और जो देर से टूटेगा वो कम। तो इसका मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस है वो विस्कोसिटी की वजह से हो सकता है।
विस्कोसिटी की वजह से नहीं होगा। विस्कोसिटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो करंट को कम कंडक्ट करेगा, कम आयंस में टूटेगा। तो इसमें जो रेजिस्टेंस था वो किसकी वजह से था? वाइब्रेटिंग कर्नल्स की वजह से। और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से है? विस्कोसिटी। क्लियर है बात? सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूं मैं? मैंने इस पे टेम्परेचर इंक्रीज किया। मेटलिक कंडक्टर लिया, ये मेटलिक कंडक्टर, इसको टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? अरे टेम्परेचर देंगे तो हीट होगा ही। वो एनर्जी कौन लेगा? जो वाइब्रेटिंग कर्नल से, वो वाइब्रेटिंग कर्नल से वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको एनर्जी मिली, वाइब्रेशन बढ़ गई। और वाइब्रेशन तेज हो गई तो करंट को और ज्यादा रोकेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको टेम्परेचर दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर दूंगा तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो वाइब्रेशन की वजह से क्या था? रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस भी, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो इसमें अगर मैं सिंपली दो लाइन में ये कहूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। सही है गलत है? टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह इसमें टेम्परेचर दिया मैंने, अब टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? जल्दी आयंस में टूटेंगे, क्योंकि एनर्जी लेंगे तो आयंस में टूटेंगे, आयंस में टूटेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यही तो होता है, रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी अपोजिट होते हैं। तो मैं इसमें ये कह सकता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है? इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, इसमें बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज। क्लियर है बात? समझ गए? एक बार देख लो शुरू से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कोई भी सॉल्यूशन अगर करंट को पास करता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कोई भी मेटल करंट को पास करता है तो मेटल करंट। इसमें करंट का फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें करंट का फ्लो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयंस। इसमें जो रेजिस्टेंस का काम करता है कौन करता है? वाइब्रेटिंग कर्नल्स। इसमें जो रेजिस्टेंस का काम करता है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, लो होगी। इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है बात? सबको समझ आ गई? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? अब इससे आगे जो टॉपिक है वो करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो क्या होता है वो भी बताओ, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? क्या हो गया जी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? अभी उसके नोट्स मिल जाएंगे तो मैं इसके समझ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ तब बताया था, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें सबसे पहले डिवाइस आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है? और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको कई लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच क्या हो? Electrical energy change into chemical energy, converted into chemical energy, and the device is called electrolytic cell, electrolytic cell। ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं? एक बीकर ले लिया, वेसल ले लिया कोई भी, उस वेसल में इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और दो इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है? मेटल इलेक्ट्रोड ले लिए और इन मेटल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी से। ठीक है? इससे कनेक्ट कर दिया बैटरी। अब देखो, इस डिवाइस को याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। इस डिवाइस को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, दैट इज LOAP, लोब। लोब बोले तो L, ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई और ये राइट है। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा? और कौन सा होगा?
बोले तो पॉजिटिव, ठीक है। एनोड पॉजिटिव और ऑक्सीडेशन, ये एनोड है तो ये क्या होगा कैथोड, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, और ये यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, लो ध्यान रखना इसको। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड और इसी तरह उल्टा अपने आप इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसको, ये सॉल्यूशन है आपका PbBr2 का, ठीक है, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने, कौन सा PbBr, ठीक है। बताओ पहले किस पे, कैथोड पे समझाओगे एनोड पे, एनोड पे। चलो एट कैथोड, ठीक है, क्या होगा कैथोड पे, ये देखो सबसे पहले तो यहां से समझो क्या होगा, बैटरी करंट आया, किसमें आया इलेक्ट्रोड में आया, इलेक्ट्रोड कहां डिप्ड है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट आया, और जब किसी इलेक्ट्रोलाइट तो ये जो है ये आयंस टूट जाएगा, क्या Pb+2 और Br नेगेटिव टूट गया आयंस में। ये कौन सा पोल है नेगेटिव, यहाँ पे कौन जुड़ेगा आगे, क्या होगा इसका रिडक्शन, तो Pb+2 रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Pb+2 ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, क्या बना क्या इसका रिडक्शन, ठीक है। इसी तरह ऐड क्या हुआ, अगर हम एक को लेकर चले तो एक भी लेकर चल सकते हैं, नेगेटिव क्या होना है इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोले तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Br कभी भी सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा, पड़ेगा उनसे बड़ी, ठीक है भाई, हो गया। अब हमें तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जोड़ दूं, और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जोड़ा जाता है तो क्या बात ध्यान रखनी होती है, इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए टू इलेक्ट्रॉन्स, कैंसिल आउट, क्या बचा Pb+2 plus 2Br negative, that gives Pb plus Br. This is ओवरऑल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर सेल रिएक्शन, ये हुआ इसका, ठीक है। इसको मैं PbBr2 भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों चार्ज हैं, इसको Pb+Br, ये इसमें टू, समझ गए। ये थी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक शेल, और ये प्रोसेस कहलाया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। लिख लोगे इसके बारे में, किसी को कहीं से 1% भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है।